अच्छा, आप लोगों ने डीएचए कोयटा में काम करते वक्त या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज सेल करते वक्त एक लाइन सुनी होगी, हमें पेमेंट कैश चाहिए और नो डील। डील्स भी इस वजह से कभी कभार टूट जाती हैं, मेरी भी टूटी हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज़ इट ब्लैक मनी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और मेरी रियल इस्टेट का नाम MSJ रियल इस्टेट है। आप लोग इस चैनल्स पे वीडियोस देखते भी रहते हैं और मज़ीद आने वाले लोग अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिफरेंट है और आज मैं उस साइड की बात करूँगा डीएचए कोयटा में जिस पे लोग बात नहीं करते, और वो है ब्लैक मनी। कि ब्लैक मनी एक्चुअली इन्वॉल्व है डीएचए कोयटा के राइज़ में या नहीं, और अगर है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और कब तक ये रहेगी। अच्छा जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट एक्चुअली इज़ ब्लैक मनी, कि ब्लैक मनी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। आप लोगों को पता है कि वो पैसा जो साइड से कमाया जाए और उसका कोई टैक्स ना दिया जाए, वो ब्लैक मनी है। लेकिन इसकी रियल डेफिनेशन ये है कि नॉट फुली लेजिटिमेट मनी। अब नॉट फुली लेजिटिमेट मनी में दो टाइप्स हैं। एक टाइप है कि जो पैसा इलीगल सोर्स से कमाया जाता है, यानी ड्रग्स या ऐसी कोई वेपनरी बेच के, वो ब्लैक मनी है। दूसरी साइड इसकी है कि वो पैसा जो कमाया तो ठीक तरीके से है, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स आप लोगों ने नहीं दिया, वो भी एक्चुअली ब्लैक मनी है। और यही वो कॉमन सोर्स है जो कि पाकिस्तान में बहुत से रियल इस्टेट सेक्टर्स में इंक्लूड होती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं स्टार्ट करूँगा। आप लोगों को एक सीरीज़ में रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। ये सीरीज़ आपने देखनी है, उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गवर्नमेंट जब भी कोई लोन लेती है, उन्होंने अपने एक बैंक्स रखे होते हैं जिसको वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे ज़रूरत हैं एज़ लोन, और उसके बिना पर वो उसके बरक्स उनको कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। वो सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो बॉन्ड की शक्ल में भी होती हैं या मुख्तलिफ डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा, 1992 में भी इंडिया में ये हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है उसने लोन लिया RBI बैंक से, और RBI ने BSI बैंक से, और जो मुख्तलिफ उनके नीचे बैंक्स हैं उनसे लोन लिया और उनको सिक्योरिटीज़ इशू कर दी। अब वो सिक्योरिटीज़ बैंक वालों को जब पैसे ज़रूरत होते थे तो वो सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे बैंक को दे के उनसे पैसे ले लेते थे एज़ शॉर्ट टर्म लोन, और इसको बोलते थे रेडी फॉरवर्ड डील। अब उस टाइम पे एक लूप होल था सिस्टम में। वो लूप होल ये था कि जो बैंक्स थे वो डायरेक्टली बैंक्स से ये कम्युनिकेशन नहीं करते थे और डायरेक्टली बैंक्स को नहीं बोलते थे कि हम आपको सिक्योरिटीज़ देते हैं और आप हमें ये कैश थोड़ा सा दे दें, शॉर्ट टर्म लोन जिसको बोलते हैं। उस टाइम पे ब्रोकर्स रखे होते थे। वो ब्रोकर था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता ने इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया और स्टॉक मार्केट को उस जगह पे पहुंचा दिया जहां पे वो कभी नहीं पहुंची थी। और ये स्कैम जो टोटली रफली है वो तकरीबन 5,000 करोड़ का है उस टाइम के हिसाब से, यानी आज अगर उसकी वैल्यू लगाई जाए तो वो 20,000 करोड़ के लगभग है। अच्छा, उस टाइम पे हुआ ये कि हर्षद मेहता बैंक A से बोलता था कि आप मुझे सिक्योरिटीज़ दे दें और मुझे 15 दिन का 20 दिन का टाइम दे दें और मैं आपके लिए कोई परचेज़र ढूंढता हूँ इन सिक्योरिटी के लिए और आपको शॉर्ट टर्म लोन 15 दिनों में दे दूँगा। अब उसी 15 दिनों में वो कोई परचेज़र ढूंढता था, बैंक B के पास जाता था और बोलता था कि मुझे आप पैसे दे दें और मैं आपको सिक्योरिटीज़ कुछ दिनों में 15-20 दिनों के टाइम में ले दूँगा। अब वही पैसा जो बैंक्स का पैसा था, जो लोगों का पैसा था, वो इन्वेस्ट कर देता था स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जब बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती थी, स्टॉक मार्केट का राइज आता था, और जब किसी बैंक हमें सिक्योरिटीज़ दें तो बैंक C से जाके सिक्योरिटीज़ लेके और उनको दे देता था और उनसे टाइम ले लेता था। अच्छा, ये स्कैम बहुत जल्दी पकड़ा गया। 1992 का बिगेस्ट स्कैम है ये। इसका ताल्लुक डीएचए कोयटा से क्या है? अच्छा, अब डीएचए कोयटा भी वही स्टॉक एक्सचेंज इस टाइम पे बना हुआ है जो 1992 में बना हुआ था, और इसका लूप होल है ये ओपन एफिडेविट। ओपन एफिडेविट पे आप कहीं से भी पैसा ला के कैश में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वही इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपया बैंक में जमा करवा के उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इंडोर्समेंट नहीं है, और उसका कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया। यही वो ब्लैक मनी है जो कि इसमें बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये पैसा कहाँ से आया। हाँ,
इसका एक फ़ायदा भी है। ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स तो डालता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एक साइड व्यू पे एक शॉक वैल्यू उसकी होती है। वो वैल्यू उसकी है कि इसी ब्लैक मनी को इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत से रोज़गार चलते हैं, मार्केट ऊपर जाती है। अब स्विस बैंक्स की आप एग्जांपल ले लें, स्विस बैंक्स हर वो ब्लैक मनी एक्सेप्ट करते हैं जो कोई और दूसरा बैंक नहीं करता। अब वही स्विस बैंक्स में वो आपका नाम तक नहीं बताते। अकाउंट अगर आप उसमें खुलाएंगे तो वो एक बेनामी अकाउंट होता है। आपको अकाउंट नंबर मिलता है और आपको एक पिन नंबर मिलता है, उसके बरक्स आप वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। और जब तक आपके ऊपर कोई FIR या कोई ऐसा सीरियस मुकदमा नहीं है, तब तक स्विस बैंक्स जो है आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता किसी की गवर्नमेंट को, और सारी की सारी ब्लैक मनी वो एक्सेप्ट करता है। अब स्विस बैंक्स ये क्यों करता है? स्विस बैंक्स वही ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करता है कमर्शियली, और अपनी मार्केट में जहाँ से उसको पैसे कमाने होते हैं, जहाँ से उसे पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, वो कर सकता है। ब्लैक मनी है, कोई दूसरा मुल्क उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन स्विस बैंक ये करता है, क्योंकि इसी तरह DHA कोयटा में जब ये मनी इन्वॉल्व होगी तो ज़ाहिर बात है मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसको ख़त्म करने का एक आसान तरीका है, आप ओपन एफिडेविट्स को फ़ौरन ट्रांसफ़रेबल कर दें और हर बंदे को बोलें कि जी ओपन एफिडेविट को ट्रांसफ़र करवाएं, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और इसकी बैलेटिंग करवाएं। लेकिन उससे होगा क्या? उससे DHA कोयटा का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, और वही डाउनफॉल वजह बनेगा DHA कोयटा की जो रियलिटी है उसको एक्सपोज़ करने में और लूप होल एक्सपोज़ करने में। तो DHA कोयटा अभी जो ये लीनियंसी और लाइबिलिटी एक बनाई हुई है इन्होंने अपने ऊपर, उसको एक्सपोज़ कर क्यों नहीं रहा? वो इसी वजह से कि मार्केट ऊपर जाने में DHA कोयटा का भी फ़ायदा है। और ये ओपन एफिडेविट जब तक मार्केट में रहेंगे और जब तक इनको ट्रांसफ़रेबल नहीं बनाया जाएगा, DHA कोयटा ऊपर जाएगा। जिस दिन अब DHA कोयटा का कुछ लोग कहते हैं जी डाउनफॉल है, 45 लाख रुपए पे ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने हमेशा से बोला है कि इसमें करेक्शन आती है 5-7 लाख रुपए की। लोग डर जाते हैं, वो मार्केट में फ़ाइलें सेल करते हैं। आप कब तक एक चीज़ की परचेजिंग कर सकते हैं? लेकिन ब्लैक मनी जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, वही ब्लैक मनी DHA कोयटा के ओपन एफिडेविट्स को टारगेट करते हैं वो लोग, और ओपन एफिडेविट्स को इसीलिए ऊपर लेके जाया जा रहा है। अब उन्हीं ओपन एफिडेविट्स का जो इफ़ेक्ट है वो DHA कोयटा की बाकी प्रॉपर्टीज़ पे भी आता है। अब ओपन एफिडेविट ऐसा तो नहीं हो सकता 70 लाख रुपए में मिले और अर्ली बर्ड 1 करोड़ रुपए में मिले, तो अर्ली बर्ड भी तकरीबन 1 करोड़ रुपया उससे ऊपर होता है। अच्छा जी, तो आज का मेरा मकसद आपको सिर्फ यही बताना था कि जो ब्लैक मनी पाकिस्तान में रोटेट हो रही है उसको ट्रेस करने का और कोई जो है वो नहीं है, तरीका नहीं है। उसको आप ट्रेस तो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, कोई बंदा नहीं कर सकता, लेकिन उसको आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी यही कर रही है कि उसको यूज़ करके मार्केट अगर ऊपर जाती है तो उससे आपका कमर्शियल सेक्टर भी ऊपर जाता है, आपका इकोनॉमिक सेक्टर भी ऊपर जाता है, और आपका कहीं ना कहीं तो इससे फ़ायदा एट द एंड इकोनॉमिक सेक्टर को होता है और बैंकिंग सेक्टर को होता है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद DHA कोयटा और आपको ये बताना था कि ब्लैक मनी इसमें कैसे इन्वॉल्व है वो था। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।